परमानेंट हो जाएगा, मतलब ILR मिल जाएगा और उसके बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आप अपने बीवी को भी ला सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं और आप सबका वीज़ा जो है वो इकट्ठा ही लगेगा। अभी मुझे कोई बता रहा था कि उसने अपनी अम्मी का वीज़ा अप्लाई किया तो उसकी अम्मी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने उससे पूछा कि यार तूने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगवाए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। बहुत से दोस्त बाप जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमें ना यूके आने के लिए जो भी 4-5 मोटे मोटे वीज़े हैं ना उनकी इन्फॉर्मेशन दे दो, एक वीडियो में डाल दो, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी और जो उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दो। तो मैंने सोचा चलें आपको एक छोटी सी वीडियो बना के जो है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कौन कौन से वीज़े हैं जो कि आप लेके यूके में आ सकते हैं। सबसे पहला वीज़ा जो है वो है स्टूडेंट, जो कि बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर यूके आ रहे हैं। मैं कल भी एक स्टूडेंट को मिला हूँ, वो कोई मास्टर्स करने इधर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में आया था। खैर उसके लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना पढ़ाई की, वो आपकी FA यानी कि FSC इस तरह की होनी चाहिए, तब आप बैचलर्स में दाखिला लेके इधर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, जैसे कि आपको 25-30 लाख रुपया जो है वो सीधी सीधी मेरा ख्याल है फ़ीस हो जाएगी आपकी, और उसके अलावा इतने ही आपको बैंक स्टेटमेंट में शो कराने पड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल का जो पाकिस्तान का रुपये का रेट जा रहा है, मेरा ख्याल है 40 या 50 लाख आपको बैंक में शो कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर इधर आके अगर आप बैचलर्स करते हैं तो बैचलर्स में आपको 4 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो स्टूडेंट मेरे ख्याल से FA करके या FSC करके इधर बैचलर्स में दाखिला लेना चाह रहे हैं, मेरा तो मशवरा है कि वो ना आएँ। हाँ, जो मास्टर्स में आना चाह रहे हैं उनको 1 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। 1 साल की फ़ीस तकरीबन 11,000 से शुरू होकर 12,000 13,000, कुछ यूनिवर्सिटियों की ज़्यादा है, कुछ यूनिवर्सिटियों की कम है। और जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करानी है वो अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। अगर आप लंदन से बाहर हैं तो उधर ख़र्चे कम हैं, इस वजह से आपको कम बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। तो ये आप ज़हन में रखें, मास्टर्स में आपके कम पैसे लगेंगे और उसके बाद आपको मास्टर्स करने के बाद आपको PSW मिल जाएगा 2 साल का। उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब मिल के आपको अपना आपका जो वीज़ा है वो आप वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन ज़हन में रखें कि आपको 25-30 लाख रुपया 40 लाख रुपया जो है वो स्टूडेंट वीज़े पे भी लग जाएगा। मतलब स्टूडेंट वीज़े पे नहीं, स्टूडेंट रूट पे आपको लग जाएगा। वीज़े की फ़ीस तो कम होगी लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, फिर इधर आके आप अपना ख़र्चा वगैरह करेंगे तो आपको काफ़ी पैसे लग जाएंगे स्टूडेंट रूट, और आपको IELTS भी करना पड़ेगा। ये ज़हन में रखें, IELTS जो है वो लाजमी, IELTS के बगैर आपका गुजारा नहीं होना। दूसरा रूट जो है वो सीधा सीधा है, वो है आपका स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा क्या होता है? स्पाउस वीज़ा मतलब कि डिपेंडेंट वीज़ा भी लोग उसको कहते हैं। उसमें ये है कि आपकी शादी अगर किसी ब्रिटिश नेशनल से हुई है, या वो स्टूडेंट वीज़े पे यूके जा रहा है, या वो यूके में रहता है पहले ही पर वो ब्रिटिश नेशनल नहीं है लेकिन उसके पास परमानेंट इधर की रेजिडेंसी है, तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकता है आपका। मतलब कि आपका अगर खामंद उधर रह रहा है तो जो आपका खामंद है वो अपनी बीवी का अप्लाई कर सकता है, अगर बीवी उधर रह रही है तो वो अपने खामंद का अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ये स्पाउस वीज़ा। लेकिन इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो शादी है उसको हुए तकरीबन 2 साल हो गए हों और आपने बिल शो कराने हैं कि आप इकट्ठे एक ही घर में रह रहे थे और आप दोनों के नाम पे बिल हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप दोनों के नाम पे हैं, वो आपने शो कराना है। फिर उसके अलावा मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो कि मेरा ख्याल है 8,200 थी, शायद अब उन्होंने बढ़ा के वो 20,000 समथिंग कर दिया। मतलब कि जो यूके में बंदा है अपनी बीवी या खामंद को पाकिस्तान से बुला रहा है या इंडिया से बुला रहा है, बांग्लादेश से बुला रहा है, उसकी यहाँ पे सैलरी मिनिमम 20,000 होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि जो बंदा इधर रह रहा है वो गवर्नमेंट के रहमो करम पे है, वो बेनिफिट्स ले रहा है और वो कहे कि मेरी बीवी को भी इधर बुला दो, मेरे बच्चों को भी इधर बुला दो, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी इधर सैलरी होनी चाहिए मिनिमम। मतलब कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रूफ ऑफ मैरिज जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि आपका निकाहनामा हो गया, आपने बिल्स जमा कराने हैं कि आप इकट्ठे रह रहे थे तो आपके बिल्स जो हैं वो आपके नाम पे हैं, यानी कि दोनों के नाम पे है, मियाँ बीवी के। फिर इस तरह बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने शो करानी है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो दोनों के नाम पे है। फिर इसके अलावा एक फ्योंसी वीज़ा भी लगता है। मतलब कि वो फ्योंसी वीज़ा ये है कि मंगनी का वीज़ा, मंगेतर है जी, इधर आएगा और मेरा जो मंगेतर हम इधर आके शादी कर लेंगे, और आपने इधर आके शादी जो है वो 6 महीने के अंदर करनी ही करनी है।
और जो शादी का वीज़ा यानी कि स्पाउस वीज़ा, उसमें आपका आइल्स देना पड़ेगा आपको, और आपका मिनिमम बैंड जो है वो 4 रिक्वायर्ड है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा जो है वो उसमें आपका केरर वीज़ा भी आ जाता है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी आ जाता है। जो केरर वीज़ा है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड 2 वीडियोस बना दी हुई हैं, आप वो वीडियोस देखें। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो से आपको चाहिए वो सारी उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें बहुत से लोग जो हैं वो केरर वीज़ा जो है वो एजेंट्स जो हैं वो 15,000 पाउंड, 20,000 पाउंड, कोई 30,000 पाउंड जो हैं वो ले रहे हैं और पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के दे रहे हैं। मैं तो ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप पैसे दे के जो है वो वीज़ा लेकर आएँ। आप अप्लाई करें, अगर आपका नर्सिंग में डॉक्टर हैं, आप नर्सिंग में आपका एक्सपीरियंस है या पैरामेडिक्स में आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। और वो जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो भी मैंने एक अलग वीडियो बना दी हुई है, उसमें आप देखें, आपको पता लग जाएगा कौन सी जो वेबसाइट है उधर आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। जो केरर वीज़ा है उसमें ये है कि 5 साल का वो वीज़ा लगता है, आप इधर आ जाते हैं। 5 साल के वीज़े के बाद आपको 1 साल की ILR में गुजारना पड़ेगा। एक साल यानी कि टोटल 6 साल गुजारने के बाद आपको मिल जाएगा ब्रिटिश पासपोर्ट। इसमें आप अपने बीवी को भी ला सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, और आप सबका वीज़ा जो है वो इकट्ठा ही लगेगा। आप पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के ये वीज़ा जो है वो लगा सकते हैं, मतलब कि लगवा सकते हैं। ये जो है ये बड़ा आसान रूट है इधर सेट होने का। फिर एक वीज़ा है वो है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो है वो आप ये जहन में रखें कि इधर आके आप वो वीज़ा किसी और कैटेगरी में चेंज नहीं कर सकते। पुर्तगाल में आप कर सकते हैं, आप कनाडा जाएं उधर चेंज हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो विज़िट वीज़ा पे लोग आते हैं ना वो इधर काम कर सकते हैं, ना वो ये वीज़ा जो है किसी और वीज़ा कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नया वीज़ा लेना है तो आपको अपने मुल्क में वापस जाना पड़ेगा, उधर जाके आपको जो है वो नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा जो सी डिफरेंट कैटेगरी का होगा। लेकिन विज़िट वीज़ा जो है उसमें आप जेहन में रखिए, आपने सबसे पहले जो इनको प्रूफ देना है वो ये देना है कि मैं इस मुल्क में यानी कि यूके में आके घूम फिर के वापस जाऊंगा। जब आपने ये उनको कन्विंस कर लिया कि आप वापस चले जाएंगे, वो आपको ये वीज़ा दे देंगे। और वो कन्विंस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो कराएं, अपनी सैलरी स्लिप्स हैं वो शो कराएं, अपनी कंपनी का लेटर दें कि भाई ये बंदा जो हमारे पास काम करता है। तो ये एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है कि कन्विंसिंग प्रूफ है कि आप उनको कह सकते हैं भाई मेरी तो उधर नौकरी चल रही है, मैं उधर घूमने फिरने जा रहा हूँ, मैंने अपनी वो नौकरी पे वापस आना है। फिर दूसरा प्रूफ आप ये लगा सकते हैं, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हैं तो फिर आप ये प्रूफ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और आप अकेले जा रहे हैं तो आप ये प्रूफ लगा सकते हैं कि यार मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरा निकाहनामा है, ये मेरे इतने बच्चे हैं। आप अपना बे फॉर्म लगा सकते हैं कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, मैं उधर घूम फिर के इंग्लैंड में वापस आ जाऊँगा अपने बच्चों के पास, मैं अपने बच्चे छोड़ के तो नहीं जा रहा। ये आप प्रूफ दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई जायदाद है उधर, यानी कि आपके नाम पे कोई घर है, ज़मीन है, उसका डॉक्यूमेंट आप साथ लगाएं तो आप उनको ये कन्विंस कर सकते हैं यार मेरी तो इधर जायदाद है, मेरी इधर प्रॉपर्टी है, घर है, तो मैंने वापस इधर ही आना है, मैंने इंग्लैंड में रह के क्या कर जाना है, मैं उधर गायब नहीं हो जाऊँगा। ये जो है ना 3-4 चीज़ें ये बड़ी कन्विंसिंग है। ये अगर आप उनको प्रूफ दे देते हैं तो आपका जो विज़िट वीज़ा है वो इजीली लग सकता है। लेकिन उसके अलावा ज़ाहिर बात आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, मतलब 10, 12, 15 लाख रुपए की आप बैंक स्टेटमेंट शो कराएं। एक और चीज़, बड़े लोग ये हैं जो वो कहते हैं कि यार उधर हमारा एक स्पॉन्सर बैठा हुआ है, यानी कि मेरा भाई, चाचा, मामा, ताया जो है वो अगर अपने लेटर लगा दे और वो ये लगा दे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट, और वो कहे कि ये इधर आएगा बंदा तो मैं इसका ख़र्चा करूँगा। हाँ, ऐसे भी कुछ चांसेस में, कुछ केसेस में वीज़ा लग जाता है, लेकिन ये इतना कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब लोग ये कहते हैं कि यार तू उधर घूमने फिरने जा रहा है और तेरी जेब में पैसे कोई नहीं है। अगर आप सारे प्रूफ अपने देंगे तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग है, आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़ाहिर बात है उधर कोई रिश्तेदार है, वो ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, चांस है आपका, लेकिन चांस बहुत कम है। अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक और चीज़ जो अभी मुझे कोई बता रहा था कि उसने अपनी अम्मी का वीज़ा अप्लाई किया तो उसकी अम्मी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने उससे पूछा कि यार तूने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगवाए थे, तो वो कहता है यार मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, मैंने उनकी जायदाद है, मतलब घर है, वो लगाया था, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे गिनवाए भाई ने। और मैंने उससे पूछा कि अच्छा फिर और उसके अलावा, कहता उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने उसको पूछा कि क्या तूने ये डॉक्यूमेंट्स उर्दू में जमा कराए थे अंग्रेज़ी में? कहता मैंने उर्दू में जमा कराए थे। मैं सिर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा यार तू इंग्लिश एम्बेसी में, यूके की एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहा है और तूने इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं उसकी जमा कराई। वो कहता है यार वो मुझे याद नहीं रहा। मैं कहा तू कितना बेवकूफ़ आदमी है,
डॉक्यूमेंट्स आपने सारे जमा कराने हैं, लेकिन उनकी साथ ट्रांसलेटेड कॉपीज़ भी जमा करानी है। और आपने मेक श्योर करना है जो ट्रांसलेटेड कॉपीज़ हैं वो आपकी फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हों और उसके अलावा नोटरी पब्लिक से अटेस्ट हों। ये दोनों अटेस्टेशन करवानी लाजमी है। जब ये दोनों अटेस्टेशन आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपीज़ की करवा लेंगे तो आप साथ जमा कराएं, होपफुली आपका वीज़ा लग जाएगा। फिर एक और वीज़ा है, वो है इनोवेटर वीज़ा के नाम से। इनोवेटर वीज़ा जो है पहले बिज़नेस वीज़ा होता था। बिज़नेस वीज़ा जो है वो किसी भी किस्म का लग जाता था कि आपने इधर आके मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना है। बिज़नेस स्टार्ट करके आप 2 या 4 जो है इधर लोकल मार्केट में जॉब्स क्रिएट करेंगे तो वो आपको वीज़ा दे देते थे, लेकिन वो वीज़ा बंद हो गया है। अब वीज़ा आ गया है इनोवेटर वीज़ा। इनोवेटर वीज़ा ये है कि आपने एक प्रपोज़ल देना है कि मैं उधर जाके ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। ये जो बिज़नेस है ये अभी यूके मार्केट में पहले नहीं आया। जो इनोवेटर वीज़ा है उसमें आपने ऐसा प्रपोज़ल देना है जो काम पहले यूके के अंदर नहीं हो रहा। मतलब अगर आप ये कहें कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं उधर जाके एक दुकान खोल लेता हूँ, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे यार दुकानें इधर पहले ही बहुत खुली हुई हैं। आपने कोई नई चीज़ लेकर आनी है जो कि पहले यूके में नहीं हो रही। वो प्रपोज़ल जो है वो आपका अप्रूव हो सकता है और आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको आइल्स देना पड़ेगा। मिनिमम आपका 5.5 बैंड होना चाहिए, 5.5 से लेकर 6 तक, इतना बैंड आपको मिनिमम चाहिए इनोवेटर वीज़ा के लिए। फिर दूसरा, आप किसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस पे पार्टनर नहीं बन सकते। जो भी बिज़नेस होगा वो आपका आइडिया होगा और वो आपने स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि मेरा उधर मामा है, चाचा है, ताया है, भाई है, कज़न है, उसका पहले ही उधर एक बिज़नेस है और मैं वो अगर शो करवा दे कि यार मैं भी उसका पार्टनर हूँ तो क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? नो, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपका आइडिया होना चाहिए, आपके पैसे होने चाहिए और आपने इधर आके वो जो इनोवेशन है वो करनी है। वो बिज़नेस आपने इधर आके स्टार्ट करना है। एग्जिस्टिंग बिज़नेस पे आपका काम नहीं होगा। और फिर आपका जो बिज़नेस है वो वाइबल होना चाहिए, यानी कि उसका कोई प्रपोज़ल ऐसा होना चाहिए कि यार वो काम चलेगा भी। और दूसरा, आपका बिज़नेस जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि आपने इधर आके बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें 1 या 2 बंदे काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस बड़ा नहीं हो रहा। वो बिज़नेस बड़ा भी होना चाहिए, मतलब स्केलेबल भी होना चाहिए। और उसमें ये है कि वक्त के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करते जाएं, मतलब कि बिज़नेस का जो टर्नओवर है वो भी बढ़ता जाए, स्केल बढ़ता जाए। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। फिर जो आपका प्रपोज़ल है वो इंडोर्स्ड होना चाहिए एक इंडोर्सिंग बॉडी से। अगर आप gov.uk पे जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इंडोर्सिंग बॉडीज़ का, जो कि इंडोर्स करेगी कि हाँ यार ये जो बंदा प्रपोज़ल दे रहा है ये प्रपोज़ल सही है। इसका मतलब ये है कि आपको इंडोर्समेंट मिल जाएगी तो आपके चांसेस हैं कि आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। ये जो 4-5 वीज़ाज़ थे मैंने ये सोचा कि आपको मैं बता दूं, लेकिन जो विज़िट वीज़ा है वो बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार हम इधर विज़िट वीज़ा पे आ जाएंगे और इधर आके गायब हो जाएंगे। मैं कभी भी विज़िट वीज़ा जो है वो भी रिकमेंड नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आप इधर आके काम नहीं कर सकते, मतलब वो वीज़ा आप यूज़ नहीं कर सकते इधर आके काम करने के लिए। अगर आपने इधर आके काम करना है तो आप प्रॉपर वीज़ा लेकर आएँ जिसमें आप इधर आके काम कर सकते हैं। अगर आप एक वीज़े पे इधर काम ही नहीं कर सकते तो उस वीज़े पे इधर आने का क्या फ़ायदा। और दूसरा, मैं भाइयों को कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप वीज़ा ख़रीद कर आएँ। 15, 20, 25, 30 हज़ार पाउंड आप देंगे स्किल्ड वर्कर वीज़े का और इधर आएंगे और इधर आके आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनी स्किल्ड वर्कर वीज़ा बेच रही हैं उनके पास इधर काम नहीं है। उनकी कंपनी किसी ज़माने में उन्होंने खोली थी और वो बंद पड़ी हुई है कंपनीज़। उनका कोई वीज़ा उनका कोई टर्नओवर नहीं है, कोई काम, कोई बिज़नेस नहीं चल रहा। लेकिन क्योंकि वो कंपनी जो है वो रनिंग में है तो वो कहते हैं अच्छा जी हम उधर से बंदा जो है उसको बुलवा लेते हैं, इधर 20, 25, 30 हज़ार उससे ले लेते हैं, इधर आएगा वो आके खुद ही अपना काम ढूंढे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी वीज़े पे इधर आएंगे यानी कि स्किल्ड वर्कर वीज़े पे या केरर वीज़े पे, आपको उसी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। आप किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो उसी कंपनी के साथ अटैच है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करेंगे तो आपको वीज़ा भी चेंज करना पड़ेगा। ये मैं पहले बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ और बहुत से लोग जो हैं वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। मैं आप कुछ नहीं कर सकता अगर मेरी बात का यकीन नहीं करते। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी कंपनी में काम करेंगे वो इलीगल होगा। आप जिस कंपनी पे इधर आए हैं, जिस कंपनी के वीज़ा पे इधर आए हैं, वही कंपनी आपके टैक्स जमा कराएगी तो आपका एक्सटेंशन होगा, आपकी एक्सटेंशन होगी तो फिर उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब ILR मिल जाएगा और उसके बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते और आप सिर्फ जल्दी जल्दी यूके में आने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। रूट वो पकड़ें जो कि सीधा सीधा हो और बेशक लॉन्ग रूट हो लेकिन वो एंड पे जाके पासपोर्ट पे ख़त्म होता हो।
ये लाजमी चीज़ है। अगर आप ऐसा वीज़ा लेके आते हैं जो कि पासपोर्ट पे जाके ख़त्म ही नहीं होता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। रूट वो पकड़ें जो कि एंड रिज़ल्ट जो है वो पासपोर्ट हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।